बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर और शौहर थे। सास का काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। एक रोज़ मैं सफाई घर की कर रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजे पे जाके पूछा तो एक 17 साल लड़की भीख मांगने आई हुई थी। मैंने अपने पर्स से चंद नोट निकाल कर इसकी हथेली में थमा दिए। जिस पर वो मुझे देखने लगी। मुझे कुछ समझ न आया तो मैंने इससे पूछा, क्या हुआ, और पैसे चाहिए? तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया और सर झुकाए हमारी दहलीज पर ही खड़ी रही। मुझे कुछ समझ ना आया कि वो क्या चाह रही है। कुछ और चाहिए? मैंने दोबारा पूछा। वो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए सर झुकाए भीगी आवाज़ में कहा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने जवाब कहा, क्योंकि मैं ऐसे किसी अनजान जवान जहान लड़की को ऐसे अपने घर में नहीं रख सकती थी। और मुझे तो खुद यहाँ आए थोड़ा ही वक्त गुजरा था। बहू कौन है? दरवाजे पे मेरे ससुर ने अपने कमरे से निकलते हुए पूछा। अब्बा जी, कोई लड़की आई है मांगने के लिए। मैंने पैसे दे दिए हैं, बस जा रही है। मैंने इन्हें जल्दी से बताया, तुम इसे काम के लिए रख लो। तुम भी तो सारा दिन अकेले काम करती हो सारे घर का, फिर मेरी भी खिदमत करती हो, थक जाती हो। मेरे ससुर ने सेन में रखी चारपाई पर बैठते हुए कहा, जी जैसे आप कहें। मैंने सादतमंदी से सर असबात में हिलाते हुए कहा और इस अनजान लड़की को घर में ले आई। ससुर भी अजीब थे। एक मांगने लड़की आई और उसने रहने के लिए छत मांगी और ससुर ने काम पे भी रख लिया और वो कुछ और निकली। तो ये सब ससुर सोच नहीं रहे थे। खैर वो बड़े थे, जो उनको सही लगा वो कर रहे थे। हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन खाली था, इसमें से मैंने एक कमरा इसे लड़की को रहने के लिए दे दिया। सारा दिन वो मेरे साथ घर के काम काज करवाती और सोने के लिए ऊपर वाले कमरे में चली जाती। जब से वो हमारे घर में रह रही थी, मुझे हर काम में बहुत सहूलत हो गई थी। मैं जो काम कहती वो बिना कुछ कहे चुपचाप कर देती। जो खाने को देती वो चुपचाप खा लेती। वो हर वक्त खामोश रहती थी। थोड़े ही दिन में वो हमारे घर का हिस्सा बन गई थी। लेकिन एक बात थी जो बहुत ही अजीब थी, वो शायद मुझे लगती थी। मेरे ससुर अपना हर काम इस लड़की को ही कहते। जिसे वो जब से वो आई थी, ससुर बहाने बहाने से इसे अपने कमरे में बुलाती और अपनी खिदमत करवाती। और जैसे रात होती तो ससुर इसे अपने पैरों की मालिश के लिए अपने कमरे में बुला लेते। और जब वो कमरे से बाहर निकलती तो उसकी आंखों आंसू से भरी होती। इसका लिबास भी काफ़ी अजीब हो रहा था। जब भी कमरे के पास से गुजरने लगती तो ऐसी आवाज़ें आती कि मैं ना चाहते हुए भी मनफी सोचने लगती। मुझे बहुत हैरत होती थी, लेकिन मैं सोचने से कासा थी कि सारा माजरा क्या है। एक रोज़ मैं बर्ची खाना समेट रही थी, वो लड़की बर्तन मांज रही थी कि ससुर ने मुझे कहा कि इनके पैरों में दर्द हो रही है, जैसे काम ख़त्म हो जाए तो तुम इस लड़की को इनके पैरों की मालिश के लिए इनके कमरे में भेज दो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और दोबारा बोची खाने में आ गई। सुनो, मैंने इसे मुखातब करते हुए कहा। वो जो सारा ध्यान बर्तन धोने में लगा हुआ था अपने काम में मसरूफ़ थी। जी, वो एकदम से डर गई और पलटी। तुम इतना डरती क्यों हो मुझसे? मैंने हैरत से पूछा। वो जब से आई थी यूं ही किसी के भी बुलाने पर डर जाती, जैसे कोई भूत देख लिया। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। उसने अपना हाथ धोते हुए, अच्छा तुम्हारा काम ख़त्म हो गया ना, अब तुम अब्बा के कमरे में चली जाओ, बुला रहे हैं वो तुम्हें। मैंने चाय कप में डालते हुए कहा। जी बाजी। मेरी बात सुनते उसका चेहरा मुरझा सा गया और यूं महसूस हुआ जैसे वो खौफजदा हो गई हो। उसने जल्दी से असबात में सर हिलाया और कांपते हाथ दुपट्टे के पल्लू से साफ करती वहाँ से चल दी। मैं इसके चेहरे पर खौफ व हरासा के आए तासरात समझने की कोशिश करती। चाय के कप ट्रे में रख कर कमरे में चल दी। ये लें चाय। मैंने चाय की ट्रे अपने शोहर के सामने रखते हुए कहा और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। किन सोचों में गुम हूँ? मेरे शोहर ने मुझे कुछ पूछते हुए दिखा। वो दरअसल मुझे इस लड़की की समझ नहीं आई। न जाने कौन है, कहाँ से आई है, यूं जवान जहान लड़की अकेली क्यों रह रही है? क्या इसके आगे पीछे कोई नहीं? नहीं, मुझे लगता है कोई ना कोई बात है। मैंने इसकी आंखों में से अजीब सा तासर देखा है। और अब्बा जी इसे अपने सारे काम हक से करवाते हैं, जैसे वो। मैंने बोलते बोलते खामोश होना बेहतर समझा, कहीं शोर बुरा ना मान जाए। मेरी अगली बात का मैंने सोचते हुए कहा कि इस लड़की की आंखें हमेशा मुझे सोचने पे मजबूर कर देती हैं, कहीं हम इसे यहाँ रख के इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे। क्यों? अब मुझे शिद्दत से महसूस होता जैसे इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इसकी आंखों में हर वक्त दुख, तकलीफ़ और ससुर के देखते ही खौफजदा
तासरात आ जाते हैं। मैंने अपने दिल की बात शोहर के सामने रख दी। तुम ज़्यादा सोचती हो, और अगर इसके घर में कोई होता तो इसका कोई घर होता तो वो यहाँ क्यों रहती? ज़ाहिर है किसी बात पे वो बेघर और तन्हा थी, तभी तो हमारे घर रह रही हैं। तो फजूल इसके बारे में इतना मत सोचा करो। अचानक ही मुझे लगा जैसे शोहर ये बात टालना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही तो मौका मिला था इसे कुछ कहने का। मैंने शोहर की तरफ देखा। मेरे शोहर ने चाय पीते हुए कहा और अपना रुख फेले। शायद वो मसरूफ़ देखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक और बात भी कहनी थी, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। मेरे शोहर ने सवालिया अंदाज में पूछा, अब बुरा मत मानना, अब तो घर पर नहीं होते, सारा दिन घर में ही होती हैं, इसलिए आपसे बारीकी से सब नोट करती हूँ ना मैं। वो मुझे अब्बा जी का रवैया इसके साथ कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों, अब्बा जी ने गुस्सा किया इस पे क्या? मेरे शोहर ने हैरत से पूछा। नहीं, दरअसल ये बात नहीं है। जब से वो लड़की आई है अब्बा जी अपने सारे काम इसी से करवाते। पहले तो मैं ही करती थी ना, लेकिन अब मैं करने लगूँ तो अब्बा जी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इनके सारे काम इस लड़की से करवाया करूँ। मैंने अपने शोहर से कहा, तुम भी ना शुक्री हो, पहले तुम्हें करने पड़ते थे तो हर वक्त का यही रोना था कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होते ये काम। अब वो तुमसे नहीं करवाती तो भी तुम्हें मसला है। मेरे शोहर ने मुझे डांटते हुए कहा। मैं खामोश हो गई। अब मैं क्या कहती कि मुझे अब्बा जी का इस लड़की को मालिश के लिए रात में अपने कमरे में बुलाना पसंद नहीं, इन्हें यह सब जेब नहीं देता। लेकिन फिर दोबारा डांट पड़ने के डर से मैंने खामोश रहना बेहतर समझा और चाय एक बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में चली आई। बावर्ची खाने के बिल्कुल सामने मेरे ससुर का कमरा था। मैं चाय के बर्तन धोने के लिए बावर्ची खाने में ही खड़ी थी कि इस लड़की ने ससुर के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। यूं ही मेरे इंतजार करते कुछ ही देर गुजरी थी कि वो लड़की मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकली। मैं इससे पहले इससे कुछ कहती हुई अपने आंसुओं से भरे चेहरे को साफ करती हुई जीने की जानब बढ़ गई। शायद उसने मुझे नहीं देखा। ये सब क्या माजरा है? मिस समझ से वालातर था क्या? मेरा ससुर अखलाक से दर्जे से गिर चुका है? वो गलत फेले अंजाम दे रहा है? वो अपने ही घर में सब मौजूदगी में? मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। हर बात ससुर के खिलाफ जा रही थी। ऊपर से वो कमसर मासूम सी काम करने वाली ऐसा ना सोचती तो और क्या करती। अगले रोज़ वही मामूल के मुताबिक हम सब उठे और लड़की नाश्ता बना रही थी और मैं नाश्ते को नाश्ते की मेज़ पे रख रही थी। मेरे शोहर और ससुर नाश्ता कर रहे थे। आ जाओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। वो नाश्ता बनाकर फारग हुई तो बावर्ची खाने के एक कोने में खड़ी होगी। मैंने इसे आवाज़ देते हुए कहा तो उसने पहले सहमे हुए अंदाज में मना कर दिया। मेरे इसरार पर बाहर आ गई। वो मेरे साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। इतने दोनों में पहली बार ऐसा था कि वो सबके साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी। इसके हाथों में होती हुई लजाहट वाज़िया थी। फिर मेरे शोहर नाश्ता करके काम पर चले गए। नाश्ता कर लो तो मेरे लिए चाय बनाकर कमरे में ले आना। मेरे ससुर ने नाश्ते की मेज़ से उठते हुए इस लड़की को मुखातब हुए कहा। मेरे ससुर की बात सुनकर वो जो चाय पीने के लिए कप उठाया अपने लबों तक लेके आई ही थी कि खौफ से इसका हाथ लर्जे और गर्म चाय इस पे गिर गई। अरे ये क्या हुआ? मैंने फिक्रमंदी से उठते हुए पूछा। मेरे ससुर कमरे में जा चुके थे। वो मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। उसने जल्दी से उठते हुए अपने आंसू साफ़ करते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लूँगी। तुम अपने कपड़े बदलो और हाथ पर दवाई लगा लो। मैंने टूटे हुए कप की किरचियाँ उठाते हुए कहा तो वो सर को हाँ में कहते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने नाश्ते की मेज़ से बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में रखी और चाय बनाने अपने ससुर के लिए उनके कमरे में ले गई। मैं दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने अंदर आ जाने की इजाज़त दी। मैंने चाय इनकी चारपाई के पास रखी, टेबल पर वही खड़ी हो गई। बेटा तुम क्यों परेशान हुई? मुलाजमा से कहती वो ले आती। मेरे ससुर ने मुझे देखते हुए कहा। वो अब्बा जी इसका हाथ जल गया ना, तो मैंने इसे इसके कमरे में भेज दिया। मैंने सोचा मैं ले आऊँगी। मैंने सादतमंदी से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, मुझे एक दो काम है, वो नीचे आ जाए तो मेरे कमरे में भेज देना। मेरे ससुर ने टीवी पर चैनल बदलते हुए कहा। मैंने इस बात में सर हिलाती हुई बाहर आ गई। मैंने बाहर आकर देखा तो वो बावर्ची खाने में खड़ी बर्तन धो रही थी। ये मैं कर लेती हूँ, तुम्हारा हाथ जला हुआ, मैंने फिक्रमंदी से कहा, क्योंकि वो भी थी मेरे लिए इंसानियत सबसे अव्वल थी। और वैसे भी कुछ ही दिनों में मुझे इस लड़की से बहुत ही उनसियत हो गई थी। इसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बनाने की सलाहियत रखती थी। नहीं, मैं कर लूँगी बाजी, उसने बर्तन धोते हुए जवाब दिया। वो अब्बा जी तुम्हारे तुम्हें कमरे में बुला रहे हैं, शायद कोई काम है इन्हें। मेरे कहने पर एक सेकंड के लिए उसके काम
करते करते हाथ रुक गए। फिर वो दोबारा से अपने काम में मगन होती हुई कहने लगी कि मैं ये काम ख़त्म कर लूँ फिर चली जाऊँगी। मैंने जवाबन कह दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतने में मेरे ससुर की आवाज़ आई, बेटा नौकरानी को मेरे कमरे में भेज दो, मुझे ज़रूरी काम है। वो बर्ची खाने के बाहर खड़े कह रहे थे। शायद इन्होंने हमारी बात सुन ली थी। मैं कुछ कहती इससे पहले वो डरी सहमी से अपने हाथ साफ करती हुई मेरे ससुर के पीछे चल दी। मुझे मेरे ससुर की समझ नहीं आती, भला इन्हें सारा दिन कौन से काम होते हैं इस लड़की से। मैंने नोट किया जितना वो मेरे ससुर से कतराती थी, मेरे ससुर उतना ही अपने काम में उलझाते रहते थे। खैर मैं अपना साथ झटकती बोर्ची खाने की सफाई करने लगी। काफ़ी देर बाद वो मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकली। हमेशा की तरह आंखों में नमी तैर रही थी। मैं सहन में रखी चारपाई पर बैठी हुई थी। उधर आओ, मैंने इसको अब्बा जी के कमरे से निकलते देखकर अपने पास बुला लिया। जी बाजी कहिए, उसने नज़रें जगाए पूछा। क्या कह रहे थे अब्बा जी? मैंने इसे जांचती नज़रों से देखते हुए पूछा। वो उनके कपड़ों की अलमारी साफ़ करनी थी, उसने जवाबन कहा। और यूं ही पलटने लगी, मेरी आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। तुम्हारा चेहरे पर ये लाल निशान कैसा? मैंने हैरत से पूछा। वो मैं अलमारी के ऊपर से जाले हटा रही थी ना तो गिर गई थी, इसने घबराते हुए जवाब दिया। अच्छा सही है, जाओ। मुझे इसके जवाब ने मुतमिन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे जाने दिया। वो दिन भर अपने कामों में मसरूफ़ रहती, वरना अब्बा जी के कमरे में पाई जाती। वो शाम की चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आई थी, क्योंकि मेरे ससुर शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। आ जाओ, उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने मोबाइल पर बात करते हुए कहा, यह चाय लाई थी आपके लिए। उसने चाय की ट्रे थमाते हुए कहा, अच्छा यही रख दो। मैंने मसरूफ़ से अंदाज में कहा, जी सही। उसने चाय की ट्रे मेरे पास रखते हुए कहा, ये दूसरी चाय का क्या करोगे? उसने पूछा। क्यों, अब्बा जी घर पे नहीं है? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुम पी लो, बल्कि यही मेरे पास बैठ जाओ, दोनों बातें करते करते चाय पियेंगे आज। मैंने मोबाइल को साइड पे रखते हुए कहा तो मुस्कुरा दी और मेरे पास बैठ के, आप किससे बात कर रही थी इतनी खुश होकर? उसने मुझसे पूछा। मेरी अम्मी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी। इसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। मैंने हैरत से पूछा। वो माँ याद आ गई थी। इसने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। अल्लाह के पास, उसने गुलूगेर लहजे में बोला। ओह, बहुत दुख हुआ सुनकर। मैंने अफसोस से कहा। तुम्हारे अब्बा? मैंने सवालिया अंदाज में पूछा। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, फिर कहने लगी, मैं यतीम हूँ। उसका दुख इसके चेहरे से यहाँ था। मुझे इसकी किस्मत पर अफसोस था। इतनी सी उम्र में इतने सारे दुख। आज अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ एक दिन रहने के लिए। मैंने बात बदलते हुए कहा। इसलिए आप इतने खुश हैं? उसने पूछा। हाँ, शादी के बाद दूसरी दफ़ा जा रही हूँ ना। मैंने खुशी से कहा। अब मुझे भी साथ ले जाएं? उसने हल्के से कहा। हाँ ज़रूर। मैंने कुछ सोचते हुए कहा तो वो खुश हो गई। पक्का? वो खुशी से पूछने लगी। हाँ बाबा पक्का, तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ चलेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज पहली बार मैंने उसके चेहरे पे मुस्कुरा कर देखी थी। फिर वो घर के कामों में फारग होकर तैयार हो गई। मैंने भी तैयार हो चुकी थी। वो मैं अपने साथ ही से मेके लेके जा रही हूँ, मैंने अपने शौहर को बताते हुए कहा। क्यों, ये क्या करेगी वहाँ? मेरे शौहर ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन यहाँ भी अकेले क्या करेगी? मैंने भी इसी अंदाज में कहा। नहीं बेटा, तुम चली जाओ, इसे यहीं रहने दो। घर में कोई काम वाली तो होनी चाहिए ना। मुझे और तुम्हारे शौहर को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो होना चाहिए ना घर में। मेरे ससुर ने जवाबन कहा। लेकिन अब्बा जी, मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले थे कि मेरे शौहर ने दरमियान में बात काटते हुए कहा, बस अब अब्बा से बहस करने मत बैठ जाना, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी अम्मा इंतज़ार कर रही होगी। मेरे शौहर ने दुरुस्तगी से कहा और चाबी घर उठाते हुए घर से बाहर निकल गए। वो लड़की बावर्ची खाने में झांकते हुए मुझे ही देख रही थी। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। मैंने इसके पास आते हुए कहा। जी कोई बात नहीं बाजी, उसने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर बाहर खड़े मुसलसल गाड़ी का हारन बजाए जा रही थी। मैं चादर ओढ़ी बाहर निकल आई। अगली रोज़ सुबह होते ही मैं अपने ससुराल वापस आ गई। सारी रात बेचैनी से नींद नहीं आई। मैं जब आई तो देखा वो बुखार में थक रही थी। ये क्या हो गया तुम्हें, इतना तेज़ बुखार? मैंने हैरत और फिक्रमंदी से इसका माथा छूते हुए कहा। वो बस मौसमी बुखार है बाजी, इसने जवाबन कहा और काम करने लगी। लाओ ये मुझे दो और तुम आराम करो। मैंने बर्तन इसके हाथ से लेते हुए कहा।
उसे ज़बरदस्ती बच्ची खाने में रखी कुर्सी पर बैठा दिया। नाश्ता किया? मैंने इससे पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने नाश्ता बनाकर इसके सामने रख दिया तो वो खामोशी से खाने लगी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने सोचते हुए कहा। जी पूछिए बाजी, उसने जवाबन कहा। तुम्हें अब्बा रात के वक्त कमरे में क्यों बुलाते हैं? मेरी बात को गलत मत समझना, बस दिल की तसल्ली के लिए तुमसे पूछना चाह रही थी। तुम मेरी बहनों जैसी हो और मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आते हैं, इसीलिए बस तुमसे पूछ रही थी। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए पूछा। बाजी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं सच क्या है तो आज रात मेरी जगह आप अपने ससुर को दबाने कमरे में चले जाइएगा। उसने कहा तो मैं सोच में पड़ गई और कुछ सोचते हुए उस बात में सर हिला दिया। अब मैं तजस्सुस में मुब्तला थी, कब रात हो और कब मैं अपने ससुर के कमरे में जाऊं, क्योंकि इस बात ने मुझे काफ़ी वक्त से परेशान किया हुआ था और आज आखिरकार मुझे इस सवाल का जवाब मिलने वाला था। मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी। जैसी रात हुई तो मैंने बिजली का मेन स्विच जो है ना वो बंद कर दिया। अब्बा के कमरे में चली गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ तो मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो अंधेरे के बाद मेरे ससुर को इल्म नहीं था कि इस लड़की की जगह मैं आई हूँ। इतनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलो अब जल्दी मेरे पास आ जाओ, शर्मा मत। मैं अभी चंद कदम ही आगे बढ़ती कि मेरे ससुर की आवाज़ मेरे कानों में पिघलते हुए शीशे के मानद घुसी। मेरे कदम वही थम गए। मैं एक लम्हे में ज़ाया किए बगैर कमरे से बाहर निकली, घर की लाइट का मेन स्विच ऑन किया और जब दोबारा अपने ससुर के कमरे में आई मुझे हैरान नज़रों से देख रहे थे। अब्बा जी आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में ये हरकतें करते? मैंने गुस्से से कहा। क्यों शोर मचा रही हो? मेरे शोहर भी अपने कमरे से निकलकर मेरे ससुर के कमरे में आ गए। मैं तो अभी बस घर में शोर मचा रही हूँ, अभी तो चिल्ला चिल्ला के सारे ज़माने को बताऊंगी। आपके बाप की शरीफाना चेहरे के पीछे एक हवस परस्त इंसान मौजूद है जिसने अपनी उम्र से 3 गुना छोटी लड़की को न बख्शा। गुस्से से मेरी सांस फूल रही थी। मैं गुस्से में कह रही थी कि अचानक मेरे शोहर का हाथ उठा और मेरे गाल पर निशान छोड़ गया। मैं हैरत ज़दा बेयकीनी का मुजस्मा बनी अपने शोहर को देख रही थी। ये कैसा इंसाफ था? जो गुनाह करे वो सही और जो इस गुनाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए उसे सज़ा दी जाती है। मैं कैसे भूल गई कि आप भी उनके ही बेटे हैं। मैं रोते हुए बोलती गई, चंद कदम पीछे हुई। खामोश, बिल्कुल खामोश। मेरे शोहर ने मुझे बाजों से पकड़ते झंझोड़ते हुए कहा। मेरे रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। जब किसी चीज़ का इल्म ना हो तो इसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। मेरे शोहर ने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा। सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने रोते हुए कहा। सुना है? हाँ बताओ क्या सुना है? मेरे शोहर ने पूछा तो मैं खामोश हो गई। क्या कहती? मुझे कहते हुए हया आ रही थी, इसलिए मेरे शोहर बोलना शुरू कर दी। ये लड़की है ना जिसे तुम नौकरानी समझती हो, अब्बा ने निकाह किया है इससे। एक जुआरी की बेटी है। इसकी माँ के वफात के बाद इसके बाप ने इसे जुए में हारा है और इस जैसे ही किसी जुआरी को देने वाला था। जब अब्बा ने इसके बाप को इसका मुआवजा देकर इसे निकाह किया और इसे घर ले आए। ये सब ड्रामा क्या है? ये बात शुरू में तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम तुमसे इस रवैये की तवक्को रखते थे। मेरे शोहर ने जब सारी बात की वजाहत पेश की तो मेरे लब शर्मिंदगी के मारे खामोश हो गए। इसलिए ही कहते हैं ना, बिना तस्दीक के कोई बात मत फैलाओ, मेरे शोहर ने तंज़ी अंदाज में कहा। इसके बाद मेरी हरकत और मेरे लफ्ज़ों में बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने अपने ससुर और शोहर से माफ़ी मांगी। मेरे ससुर ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे शोहर ने भी मुझे माफ़ कर दिया। इसके बाद से मैंने जब इस नौकरानी से पूछा तो डरते हुए बोली, मैं डरती हूँ कि मुझे छोड़ ना दें। ऊपर से एक ही घर में नौकरानी बन के रहते हुए इनका मुझे यूं बुलाना मुझे अजियत देता था। मैं जानती थी अब क्या सोचती हूँ, लेकिन मैं सच भी नहीं बता सकती थी, वरना मेरा ये वाहद आशाना मुझसे छीन जाता। वो खामोश होगी, लेकिन मैं शक की गहरी खाई में गिरते हुए अपने सूझबूझ से मफलूज हो गई थी। इसलिए और क्या कहती, मैंने इसे माफ़ कर दिया और इससे सारी चीज़ों के बारे में समझाने लगी जो भी हुआ था। लेकिन और मेरी सास थी, इसने मुझे सास कहकर बुलाने से मना किया। वो चाहती थी कि मैं इसके साथ बहनों की तरह रहूं। ससुर भी इसे मोहब्बत से पेश आते। ससुर ने तो खुदा तरस खा के इससे शादी की थी और मैं ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। वो लड़की काफ़ी हसास थी, बात बात पर रोने लगती। शायद इसके बाप ने इसकी ये हालत कर दी थी। हमने इसके अंदर से हर डर खौफ निकाल दिया और ससुर के साथ खुश थी। इसमें एतमाद आ चुका था। हम
हमें लोगों की बातों की पर कोई परवाह नहीं थी। वो ससुर पर उंगली उठाती कि कमसा लड़की से ब्याह रचाया। हमारा मानना है कि ससुर ने कोई गलत काम नहीं किया। सास वफात हो पा चुकी थी, इससे में इनको भी सहारे की ज़रूरत थी और इस लड़की को भी। इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। हम अपनी ना सिर्फ मुतमिन थे बल्कि खुश भी थे। अगर नेकी काम करते हैं तो फिर इस पे डट जाना चाहिए, हिम्मत भी रखनी चाहिए जैसे ससुर ने किया। उन्होंने अपनी बीवी की पर्दा अपनी बहू से भी रखा। मैं इसे गलत ना समझूं, और जब सच पता चल गया ना, मुझे ताकीद की कि ये बात किसी को पता ना चले इसके घर में क्या हालात हैं। बस सबको बताना है कि ससुर ने शादी कर ली। आधा सच वाकई पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए पहले सारा सच जान लेना चाहिए, फिर अपनी राय काम करनी चाहिए। ससुर ने जो कुछ किया वो सही था, वो उनको किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ससुर पर शक करते जो इल्ज़ाम लगाए, मैं उन्हीं से